हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स देखी हैं। उस पे पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ उन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे कि वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, सैल्वेज वैल्यू का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैपिटल गेन टैक्स सैल्वेज वैल्यू पे कैसे लग सकता है, बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर अगर कैश फ्लोज होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सिमिलर टू द प्रीवियस वीडियो सेशन। आज भी क्वेश्चन के थ्रू कुछ माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। बाकी कंसिडर दिस क्लास एज जस्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट वी ऑलरेडी नो। मैं कोई भी नया मेथड एड्रेस नहीं करूंगा। मैं वही एनपीवी और पीआई और उन्हीं मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। बट इन क्वेश्चंस को करते हुए कुछ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर आएंगे। तो जब आएंगे वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में तभी हम उन्हें एड्रेस करेंगे। दे आर बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ओनली। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ये मेरे क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है। एक मॉड्यूल का क्वेश्चन भी मैं अभी करवाऊंगा आज इस वीडियो सेशन में। रोनित बॉटलिंग कंपनी is contemplating to replace, the word is crucial, replace, नई नहीं खरीद रहा है। The Ronit is not buying a new machine, he is buying a new machine replacing another। तो इसके पास दो ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर फैसला ये लेना है कि मशीन को रिप्लेस किया जाए या नहीं किया जाए। यानी एक मशीन एग्जिस्ट करती है जो ऑलरेडी इन ऑपरेशन है, उसको परचेज नहीं करना है, उसको परचेज कर रखा है पहले ही कभी। एक नई मशीन खरीद के पुरानी को रिप्लेस करें या ना करें, इसका फैसला लेना है। ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। नई मशीन खरीदोगे तो आप रिप्लेस करोगे किसी पुरानी मशीन को। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे क्या बोला है। रिप्लेस वन ऑफ इट्स बॉटलिंग मशीन्स विथ अ न्यू एंड मोर एफिशिएंट मशीन। नई मशीन बेटर है, एफिशिएंट है। द ओल्ड मशीन हैज अ कॉस्ट ऑफ 10 लाख। पुरानी मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, अभी नहीं देने हैं, खरीद रखी है। 10 लाख रुपए पहले दे दिए, अपने पास पड़ी है, अपने फैक्ट्री में लगी हुई है, काम कर रही है अभी, है ना। 10 लाख एंड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। जब खरीदी होगी तब से 10 साल की लाइफ होगी। अब देखते हैं कितने साल हो चुके हैं, कितनी पुरानी है, कितनी लाइफ बाकी है। द मशीन वॉज बॉट 5 ईयर्स बैक। टोटल लाइफ पुरानी मशीन की कितनी है, पुरानी मशीन बोलता हूं मैं इसको, पुरानी मशीन की टोटल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। इसको 5 साल पहले खरीदा था, यानी 5 साल बीत चुके हैं। तो अब इसकी और कितनी लाइफ बाकी है, 5 more years। ओके, 5 more years लाइफ बाकी है। ओके, द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट टू रियलाइज रिटर्न फ्रॉम स्क्रैपिंग द ओल्ड मशीन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ये जो पुरानी मशीन है, इसको 10 साल बाद जब आप स्क्रैप करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो स्क्रैप वैल्यू है। यानी जब डेप्रीसिएशन निकाल रहे होंगे इसका, अभी भी 5 साल से डेप्रीसिएशन इनकम स्टेटमेंट में जा रहा होगा, उस डेप्रीसिएशन को निकालने के लिए जीरो स्क्रैप वैल्यू कंसिडर हुई है। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। पुरानी मशीन 10 लाख रुपए की है, 10 साल लाइफ चलती है उसकी, 5 साल बीत चुके हैं, 5 और बाकी हैं, और उसको स्क्रैप करते 10 साल के एंड में तो कुछ भी नहीं मिलता एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। बट इफ इट इज सोल्ड ऑफ राइट नाउ, देखिए आप रिप्लेस करने का डिसीजन ले रहे हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग मशीन है इसको आप अभी हटा देंगे। अभी हटा देंगे तो रिप्लेस करके नई मशीन लाएंगे। ये पुरानी मशीन 10 साल बाद बिकती तो कुछ भी नहीं मिलता, अंडा मिलता, जीरो मिलता स्क्रैप वैल्यू। पर अगर इसको आज रिप्लेस कर दोगे, एज ऑफ नाउ, टुडे, यू विल रिसीव 6 लाख फॉर इट। You will receive 6 lakh for it. So if you replace this machine today, you will get 6 lakh rupees. Okay, आज 6 लाख का इनफ्लो हो जाएगा। ये 10 लाख की मशीन आज बेची जाती है तो 6 लाख में बिकेगी, अभी तक ये बोला हुआ है। तो अभी तक अपने को ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुरानी मशीन 10 लाख की थी, वो मेरे को सिर्फ डिप्रीसिएशन निकालने के काम आएगी। पुरानी मशीन की 5 साल की लाइफ बची है, और अगर आज मैं उसे बेच दूं तो 6 लाख रुपए मिलेंगे। द न्यू मशीन हैज अ परचेज प्राइस ऑफ 20 लाख। जो रिप्लेस करेगी इस मशीन को, वो मशीन जो है वो 20 लाख रुपए में आएगी। इट हैज एन एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। पुरानी मशीन की 5 की लाइफ बाकी है, जो नई आएगी वो 5 साल ही चलेगी, 20 लाख में आएगी,
2 लाख का सैल्वेज भी मिलेगा उसको 5 साल बाद स्क्रैप करोगे तो। पता चली इंफॉर्मेशन, ओके। द न्यू मशीन विल हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी, तभी रिप्लेस कर रहे हैं हम, कुछ तो बेटर देना चाहिए। एंड नेट एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम ₹10 लाख टू 12 लाख। जो पुरानी मशीन काम कर रही थी तो हमारी सेल होती थी 10 लाख रुपए की, जब आप नई मशीन लगा लोगे तो क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो मोर एफिशिएंट मॉडल है, तो वो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर देगा 10 से 12 लाख में, यानी 2 लाख का सेल्स में इंक्रीज हो रहा है। ये एक और बात नोट करनी है हमें। Operating efficiencies with new machine will also produce savings of 2 lakh a year। 2 लाख की तो सेल बढ़ जाएगी, और क्योंकि नई मशीन बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम कर रही है तो वो खर्चा कम करेगी। तो पहले वाली मशीन में जो खर्चा होता था उससे नई मशीन में 2 लाख का कम खर्चा होगा। ये भी नई मशीन को लगाने का फायदा है। ओके, बात समझ में आ गई। डेप्रीसिएशन इज ऑन एसएलएम बेसिस ओवर अ 5 ईयर लाइफ। नई मशीन के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% लेनी है, टैक्स रेट 50% है। आपको ये बताना है कि रोनित जी को रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ये मशीन रिप्लेस करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन है। ओल्ड मॉडल यानी 10 लाख का मॉडल और 20 लाख के मॉडल के बीच में कंपैरिजन नहीं है। दोनों मॉडल्स आज मार्केट में परचेस करने आप नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे डिसीजन क्या लेना है कि वेदर वी शुड रिप्लेस द ओल्ड मशीन विथ न्यू मशीन। तो मैं सिर्फ उन कैश फ्लोज को कंसिडर करूंगा जो मेरे इस डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है। पुरानी मशीन की कॉस्ट रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि वो लग चुकी है। कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये संक कॉस्ट। वो संक कॉस्ट है, लग गई, डूब गई, वो तो लग गए पैसे, उसको अब बदला नहीं जा सकता है। आप रिप्लेस करो या ना करो, वो 10 लाख रुपए तो लग चुके हैं। अगर वो मशीन परचेज नहीं करी होती तो वो 10 लाख का आउटफ्लो रेलेवेंट होता, पर आज वो 10 लाख का आउटफ्लो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो मशीन परचेज कर रखी है, वो 10 लाख रुपए जा रखे हैं। देर इज नो वे दैट आई कैन रिप्लेस दैट आउटफ्लो ऑफ 10 लाख रुपीज अंटिल अ टाइम ट्रेवल इज इन्वेंटेड। ओके, तो वो है नहीं, है ना। तो आज की सिचुएशन में मुझे सिर्फ रिप्लेसमेंट डिसीजन से रेलेवेंट कैश फ्लोज लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, वी आर सॉल्विंग दैट वेदर वी शुड रिप्लेस और नॉट। तो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का है, रिप्लेसमेंट डिसीजन मुझे लेना है। ओके, लेट्स सी दी कैश फ्लोज। ठीक है, पहले आउटफ्लो देख लें क्योंकि वो शॉर्ट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लोज। आउटफ्लोज के अंदर सबसे पहला तो है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन मेरे दोस्तों 20 लाख रुपए में आ रही है, स्वागत है उस नई मशीन का, 20 लाख रुपीज। ओके, इतने में नई मशीन आएगी, बट लेस सेल्स प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड मशीन, है कि नहीं भाई। पुरानी मशीन बिक जाएगी ना, आज तो बिक जाएगी, और पुरानी मशीन कितने में बिक जाएगी, 6 लाख रुपए में बिक जाएगी सर। तो 6 लाख रुपीज का इनफ्लो हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो नेट कैश आउटफ्लो कितने का हुआ, 14 लाख रुपीज का हुआ। मतलब नई मशीन खरीदने पे आपको, आप तो यूं समझो कि एक्सचेंज ऑफर में ला रहे हो, तो नई मशीन 14 लाख रुपए में पड़ेगी। यस और नो, डू यू अग्री टू दिस सिचुएशन और नॉट। देखिए क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो यह है कि कैपिटल गेन टैक्स अलग से नहीं दे रखा है। जब भी नहीं दे रखा हो आपको उस चीज को एक्चुअली एड्रेस नहीं करना है, और अगर कर रहे हैं तो नोट देना है। बट मैं आपको कैपिटल गेन टैक्स का एडजस्टमेंट भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसलिए मैं मानूंगा कि जिस रेट पर नॉर्मल इनकम टैक्सेबल है उसी रेट पर कैपिटल गेन भी टैक्सेबल है, विच इज नॉट द सिचुएशन। आप टैक्स में पढ़ेंगे वो बात, बट मैं उस टैक्स की इंट्रिकेसीज और डिटेल में नहीं जा रहा, हम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स की अगर अलग से रेट दे रखी होती तो मैं उसे यूज करता, नहीं दे रखी है इसलिए मैं, और कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करने का भी नहीं बोला है। देखिए ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बनाया गया है, सिंपल सी बात है। तो इसमें जितने भी इफ्स एंड बट्स हैं वो हम हमारी कॉन्सेप्ट समझने के लिए ले रहे हैं।
तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ये मान लो कि कैपिटल गेन जो है वो उसी रेट पे टैक्सेबल है जिस पर इनकम टैक्सेबल है, यानी 50% की फ्लैट टैक्स रेट चल रही है सब चीजों के लिए। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो हमारी ओल्ड मशीन है 10 लाख रुपए की थी और उसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, सैल्वेज वैल्यू थी 0 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, तो वो डिप्रीशिएट हो रही होगी। 5 साल से यूज कर रहे हैं तो डिप्रीशिएट हो रही होगी, मतलब 5 साल में उसकी आज कोई बुक वैल्यू होगी और वो 6 लाख रुपए में बिक रही है। हो सकता है उस पर कैपिटल गेन हो रहा हो, तो वो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो भी आउटफ्लो हो जाएगा, अभी वो हमने कंसिडर नहीं किया। तो उस कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कर लें क्या, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, करके देखें। जी बिल्कुल, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, आई एम चेकिंग दी कैपिटल गेन टैक्स। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। इस कंप्यूटेशन को करने के लिए सबसे पहले मुझे डेप्रीसिएशन चाहिए, डेप्रीसिएशन ऑन ओल्ड मशीन। क्वेश्चन नहीं कहा है कि एसएलएम बेसिस से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। पुरानी मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, माइनस सैल्वेज वैल्यू 0 है। क्वेश्चन ने कहा है एट द एंड ऑफ 10 ईयर 0 है। तब नहीं पता था कि 5 साल में बेच देंगे 6 लाख रुपए में, जब खरीदी थी तब डेप्रीसिएशन निकाला होगा, एस्टिमेट के हिसाब से निकलता है वो। तो तब हमने सैल्वेज वैल्यू 0 एस्टिमेट कर रखी थी और जो उसकी लाइफ थी वो 10 ईयर्स थी। यस और नो? तो हर साल का डेप्रीसिएशन कितना आ रहा होगा, 1 लाख आ रहा होगा। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन ऑन डेट ऑफ सेल, जिस दिन बिक रही है ना उस दिन क्या बुक वैल्यू है ये पता कर रहा हूँ। तो देखिए, पुरानी मशीन 10 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए पर ईयर डेप्रीसिएशन, तो 10 लाख माइनस 1 लाख का हर साल का डेप्रीसिएशन और 5 साल से काम में ले रहे हो तो 5 लाख का डेप्रीसिएशन लगा होगा। तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखिए सेल्स वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, धीरे चल रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, बाकी ये कुछ बच्चों को तो एकदम क्लिक हो गया होगा कि हाँ सर इतने लाख का गेन हो रहा है। सेल्स वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज 6 लाख माइनस बुक वैल्यू वो है 5 लाख रुपीज की। बुक वैल्यू कितने की है, 5 लाख रुपीज की है। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स कितने हुए, कैपिटल गेन्स हुए 1 लाख रुपीज के। कैपिटल गेन कितने के हुए, 1 लाख रुपीज के हुए। इस पे लग जाएगा, इन कैपिटल गेन्स पे लग जाएगा टैक्स, टैक्स ऑन अबव। तो 1 लाख का कैपिटल गेन हुआ आप पे, उस पे 50% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50% की टैक्स रेट है, तो 50,000 रुपए का आपको टैक्स और देना पड़ गया। तो अब मैं ऊपर आके इस कैलकुलेशन को थोड़ी मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या? देखिए मैंने सॉल्व किया था बट कैपिटल गेन तब आपके दिमाग में नहीं आया था, इसलिए मैं वैसे चला। अब मैं जो नेट सेल्स प्रोसीड्स हो रही है उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। नेट सेल्स प्रोसीड जो हो रही हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। आप यहाँ देखिएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, 6 लाख में पुरानी मशीन बिकी, पर जैसे ही 6 लाख में बिकी 50,000 का कैपिटल गेन टैक्स लग गया, अभी निकाला हमने, है ना। 6 लाख इज द सेल्स प्रोसीड बट 50,000 इज द कैपिटल गेन टैक्स।
Again, I'm assuming that the tax rate is flat on all sorts of income. So sales proceed, which is not a practical assumption to take, but for this question, to understand the concept, we are taking it in that direction. तो नेट सेल्स प्रोसीड जो आएगी वो कितने की आ जाएगी? 5,50,000 रुपए की ही आएगी. आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो. 6 लाख रुपए में जैसे ही आपने पुरानी मशीन को बेचा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने नोट किया कि आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, तो उस पर उन्होंने 50,000 का टैक्स ले लिया. तो नेट सेल्स प्रोसीड जो आपकी पुरानी मशीन बिकी है वो 5.5 लाख रुपए में बिकी है. 20 लाख में नई मशीन आपको खरीदनी है. 5.5 लाख रुपए में आपकी पुरानी मशीन बिकी, यानी आपका जो नेट कैश आउटफ्लो हो रहा है वो 14,50,000 रुपए का हो रहा है. ये नेट कैश आउटफ्लो है. अभी इनफ्लो की तो बात ही नहीं करी अभी तक, ठीक है ना. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम निकाल रहे हैं हमारे इनफ्लोस. इनफ्लोस के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, हम रिप्लेस कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं. तो रिप्लेसमेंट की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा हम वो ले सकते हैं. जो इम्पैक्ट आएगा वो इंक्रीज या डिक्रीज में ले लेते हैं. मतलब अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो उसको इनफ्लो मान लूंगा. कुछ नया रेवेन्यू आ रहा है तो उसको इनफ्लो मान लूंगा. कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट लग रही है तो सिर्फ एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लग रही है उसे ही लूंगा. इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच. यहाँ पर सिर्फ मैं उन कैश फ्लोज को कंसिडर करूंगा जो बढ़ या कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट वी आर टेकिंग, एंड दैट डिसीजन इज द रिप्लेसमेंट डिसीजन. तो रिप्लेसमेंट की वजह से जो असर आ रहा है मैं उनको लूंगा, क्योंकि उसके अलावा जो चीजें वो पहले भी हो रही थी वो इररेलेवेंट है मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए. और ये जो स्टेटमेंट बन रही है ये मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए बन रही है, किसी को प्रेजेंट नहीं करनी. ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, हम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं. ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. दैट इज इट. दैट इज द सोल पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस. ओके. सो अब मैं कंप्यूट कर रहा हूँ कैश इनफ्लोज. देखिए, मैंने एक्चुअली कॉस्ट भी इंक्रीमेंटली ली है, क्योंकि नए एसेट की कॉस्ट ली पर उसमें से पुराने का इनफ्लो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. अगर मैं सिर्फ नए एसेट की कॉस्ट मानूं तो वो 20 लाख का है, बट रिप्लेस करने की वजह से पुराना एसेट बिक भी रहा है और उसकी वजह से इनफ्लो भी हो रहा है, तो उसका इनफ्लो मैंने नए एसेट की कॉस्ट में से एडजस्ट कर दिया. तो बेसिकली दिस नेट कैश आउटफ्लो इज आल्सो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो ओनली, and I have to go by incremental approach because it is a replacement decision. I'm not talking about 10 लाख की मशीन versus 20 लाख की मशीन. I'm talking about 10 लाख की मशीन being replaced by a 20 लाख की मशीन. Okay. Okay. So I'm computing now the inflows, or I should rather say incremental inflows. Computation of incremental cash inflows. ठीक है. तो एनुअल कैश फ्लोज हैं ये. Incremental sales. I hope you are getting what I'm trying to say over here. पहले जो सेल होती थी वो होती थी 10 लाख रुपए की, और अब वो 12 लाख की हो जाएगी. तो 2 लाख का सेल्स में इंक्रीज है. इंक्रीमेंटल सेल्स 2 लाख. इसमें ऐड कर दूंगा सेविंग्स इन कॉस्ट. पहले 2 लाख की जो कॉस्ट लगती थी अब लगनी बंद हो जाएगी, तो ये भी एक इन्फ्लो ही हो गया 2 लाख का. ऑफकोर्स इस पे टैक्स लगेगा. आपकी कॉस्ट कम हो रही है मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है. ऑपरेशन एफिशिएंसीज विद न्यू मशीन विल आल्सो प्रोड्यूस अ सेविंग ऑफ 2 लाख अ ईयर. तो ये 2 लाख का भी इन्फ्लो हो गया आपको. ठीक है ना. तो 2 लाख रुपए की सेविंग्स इन कॉस्ट भी हो गई. ओके. यस और नो? बिल्कुल सही बात. अब मैं इंक्रीमेंटल डिसीजन ले रहा हूं. ठीक है. तो कुछ डेप्रीसिएशन मुझे पहले भी मिलता था पुरानी मशीन पे, और अब कुछ डेप्रीसिएशन मुझे नई मशीन पे मिलने लगेगा. तो मुझे जो जब मैं सेल्स इंक्रीमेंटल ले रहा हूं तो डेप्रीसिएशन भी इंक्रीमेंटल ही लूंगा. तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा लेस इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन. और अगर ये डेप्रीसिएशन ऑपोजिट साइड में होता तो मैं इसको ऐड लेस करने की बजाय ऐड कर देता. अगर डेप्रीसिएशन ऐसा हो रहा था तो मैं कॉस्ट मान लेता उसको. ठीक है ना. तो अभी इनफ्लो मान लेता उसको. इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन मुझे कितना मिल रहा है? देखिए, पुरानी मशीन पे जो डेप्रीसिएशन है वो तो अभी हमने निकाला था, वो 1 लाख रुपए का है, क्योंकि उसकी सैल्वेज वैल्यू 0 मानी थी. अभी यहाँ पर मैं एक वर्किंग नोट में नई मशीन का डेप्रीसिएशन निकाल लेता हूँ. कंप्यूटेशन of depreciation of not old new machine.
ऑफ न्यू मशीन, वही SLM बेसिस वाला फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को वापस नहीं लिख रहा हूँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। नई मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट है 20 लाख रुपीस, उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू भी है, क्वेश्चन में दे रखा है। जो नई मशीन है उसकी सैल्वेज वैल्यू 2 लाख रुपए और यूजफुल लाइफ 5 साल है। पुरानी के बचे 5 साल हैं और नई वाली चलेगी ही 5 साल, तो -2 लाख अपॉन 5, -2 लाख का सैल्वेज अपॉन लाइफ 5 ईयर्स, ठीक है ना। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 3,60,000 रुपए का, 3,60,000 का नई मशीन का डिप्रीसिएशन है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल डिप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, 3.6 लाख, 3.6 लाख माइनस 1 लाख पुरानी मशीन का। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये न्यू मशीन का है और ये 1 लाख ओल्ड मशीन का है, तो 2,60,000 का एक्स्ट्रा डिप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करो बिंदास, करेक्ट है। अब आ जाएंगे नेट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले, ठीक है। तो 4 लाख माइनस 2,60,000, 1,40,000 इज द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। इसमें से लेस हो जाएगा टैक्स एट द रेट 50%, एक्स्ट्रा टैक्स जो लगेगा वो 70,000 रुपए का लगेगा आपको, ठीक है। तो आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे इसको एडजस्ट कर देना चाहिए क्योंकि अभी कैश फ्लो बनाने के लिए डिप्रीसिएशन ऐड करना बाकी है। इस पे मैं ऐड कर दूंगा डिप्रीसिएशन, ये तो 70,000 ही आएगा, इसमें फिर से डिप्रीसिएशन ऐड कर दूंगा, बट कौन सा डिप्रीसिएशन, ऐड इंक्रीमेंटल डिप्रीसिएशन, जो पहले लेस हुआ था बस वही ऐड होगा। इंक्रीमेंटल डिप्रीसिएशन कितना है, 2,60,000, वो फिर से ऐड कर देता हूँ, 2,60,000 प्लस 70,000, तो 3,30,000 के क्या हो गए, कैश फ्लोज हो गए, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इनकी, और फिर उस प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम हमारे इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो से, देख लेंगे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो हमें डिसीजन लेने का सिचुएशन मिल जाएगा कि हम रिप्लेस करें या ना करें। ये एनुअल कैश फ्लोज हैं, 5 सालों तक होंगे, तो इनको 5 साल के एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज रादर इनफ्लोज, ठीक है। एनुअल कैश इनफ्लोज इनटू एन्यूटी फैक्टर एट द रेट 8% फॉर 5 ईयर्स से निकलेगा ये। एनुअल कैश इनफ्लोज अभी कैलकुलेट किया हमने, 3,30,000 का है, सो 3,30,000 इनटू एन्यूटी फैक्टर हम निकाल लेते हैं 8% की रेट से, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू m प्लस करना है हमें 5 बार, 1 2 3 4 5, एन्यूटी फैक्टर आ रहा है 3.9927 इंटू 3,30,000, तो इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 13,17,594 रुपीज, राइट, ये आ रही है, ओके। और कोई इनफ्लो हो रहा है क्या, गिव इट अ गुड थॉट, टेक टाइम, इवन यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक टाइम, थिंक, और कोई इनफ्लो हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। ये जो नई मशीन है इसका सैल्वेज मिलेगा हमको 5th ईयर में, सैल्वेज वैल्यू मिलेगा, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज ऑफ न्यू मशीन, ओल्ड का तो नहीं मिल रहा, बट ओल्ड से न्यू को रिप्लेस करोगे तो न्यू का मिलेगा, ओल्ड का मिल रहा होता तो इंक्रीमेंटल सैल्वेज ले रहता, एक्चुअली अभी भी इंक्रीमेंटल सैल्वेज ही ले रहा हूँ, बट पूरा न्यू वाला इंक्रीमेंटल ही है क्योंकि ओल्ड का 0 है,
करेक्ट है। इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू कितनी है? जो हमारी न्यू मशीन है उसका सैल्वेज वैल्यू 2 लाख रुपए का है और यूजफुल लाइफ 5 साल है ना। तो 5वें साल में 2 लाख का इनफ्लो हो जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। पर अगेन एक क्वेश्चन आएगा, अगर पुरानी मशीन का 2 लाख का सैल्वेज आ रहा है तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं हो रहा, आप ये कहेंगे। तो देखिए मैंने उसकी सैल्वेज वैल्यू मानी 2 लाख थी और मैंने उसको ऐसे ही डिप्रिशिएट किया कि उसकी बुक वैल्यू 2 लाख ही बचेगी। तो 2 लाख की बुक वैल्यू बचेगी और 2 लाख का सैल्वेज आएगा, तो कैपिटल गेन नहीं होने वाला क्योंकि मैंने डिप्रिशिएट ही उसको ऐसे किया है। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि ओल्ड मशीन पे डिप्रिसिएशन की कंसिडरेशन करते हुए कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है क्या, तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, कैपिटल गेन टैक्स बनेगा ही नहीं, जीरो कैपिटल गेन टैक्स आएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इट सैल्वेज वैल्यू इज द सेल्स प्रोसीड एंड आई हैव मेड श्योर कि उसकी बुक वैल्यू वही रहे जो उसकी सेल्स प्रोसीड आ रही है, क्योंकि मैंने डिप्रिशिएट करते वक्त सैल्वेज वैल्यू 2 लाख रुपए मानी थी। तो मुझे सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज यहाँ ले लेना है, कैपिटल गेन टैक्स जीरो रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ कैपिटल गेन टैक्स को, मुझे पता है कि वो जीरो आएगा, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे। सैल्वेज वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, सैल्वेज वैल्यू इनटू पीवी फैक्टर एट द रेट 8% फॉर 5th ईयर, ओके। सैल्वेज वैल्यू कितने की है, सैल्वेज वैल्यू है 2 लाख रुपए की, करेक्ट, यस। तो 2 लाख इंटू पीवी फैक्टर अभी निकाल देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 डिवाइडेड बाय 1.08। पीवी फैक्टर की जगह आप 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.08 भी कर सकते हैं, क्यों एक लाइन बढ़ाएं, हम तो वही करेंगे, है ना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.08, ये 5th ईयर का है, तो 5 बार इक्वल टू दबा दो, 1 2 3 4 5। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है 2 लाख रुपए की, वो आ रही है 1,36,117। This is the present value of salvage of the new machine, ठीक है। incremental salvage I can also say that। annual cash flows incremental, मैंने उनकी present value निकाल ली, प्लस भी कर लिया। salvage value incremental, मैंने उसकी present value भी निकाल ली, उसको भी यहाँ लिख दिया। और कोई इनफ्लो हो रहा है क्या रिप्लेसमेंट डिसीजन से, और कोई इनफ्लो जो किसी रेलेवेंट ईयर में हो रहा हो, जो हर साल हो रहा था उनको मैंने कंबाइन करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। एक सैल्वेज यूनिक था 5th ईयर के लिए, उसको भी कंसिडर कर लिया। एनी अदर इनफ्लो, एनी अदर इनफ्लो इन द क्वेश्चन, नो देयर इज नॉट, ओके, नो देयर इज नॉट। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज सबट्रैक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो मेरा एनपीवी आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो इज 14,50,000, हम निकाल चुके हैं। उसमें कैपिटल गेन टैक्स, नई मशीन का इनफ्लो, पुरानी का आउटफ्लो सब कंसिडर हो चुका है। अब मैं सीधा सबट्रैक्ट कर सकता हूँ उसको, ठीक है। लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो विच इज 14,50,000, इससे आ जाएगी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखते हैं क्या आ रही है, 13,17,594 प्लस 1,36,117 माइनस 14,50,000, minutely positive but it is positive, 3,711, so you can go for replacement। Ronit can replace with new model since NPV is positive। alright guys, तो ये क्वेश्चन जो हमने थोड़ा आराम से किया ताकि आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ट्रैक करते हुए चलें और समझे कि इंक्रीमेंटल अप्रोच से कैसे कैश फ्लोज निकालते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट डिसीजन था, तो हमने सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज लिए, कैपिटल गेन टैक्स कंसिडर किया, प्रेजेंट वैल्यू ली सैल्वेज की, एनुअल कैश फ्लोज इंक्रीमेंटल लिए, उनके प्रेजेंट वैल्यू ली और फिर एनपीवी निकाली और डिसाइड किया कि रिप्लेस करना चाहिए या न करना चाहिए। और हमारा डिसीजन जो फाइनली आया वो ये आया कि हमें रिप्लेस करना चाहिए। क्वेश्चन 1, रोनित बॉटलिंग कंपनी, डन। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा करवाऊंगा, पर उस क्वेश्चन से मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। मैं सीधा क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा आपको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इस क्वेश्चन का साइज देख के समझ रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। इससे बड़े क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया वो इससे काफी कंपैरेटिवली बड़ा था, बट ये क्वेश्चन है ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। सिंपल सा आपके लिए यूं समझ लो, एग्जाम्पल है आपके सामने, दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, दोनों के इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपके सामने 10,000 एंड 2,500 पर एनम इनफ्लोज दे रखे, नेट इनफ्लोज प्रोजेक्ट एक्स के 5,000 पर एनम होंगे और प्रोजेक्ट वाई के 3,000 पर एनम होंगे। जो लाइफ है प्रोजेक्ट की वो बहुत अलग है, प्रोजेक्ट एक्स की जो लाइफ है वो 4 इयर्स है और प्रोजेक्ट वाई की जो लाइफ है वो 3 इयर्स है। दोनों प्रोजेक्ट्स की लाइफ भी हमें दे रखी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, हमें कहा है कि फाइंड आउट द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट्स की फीजिबिलिटी बताओ। तो चलिए हम मोस्ट साइंटिफिक मेथड जो है जिसमें सारी चीजें कंसिडर होती हैं उसको फॉलो करके डिसाइड करते हैं। तो वो तो है भरा भैया हमारा क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों प्रोजेक्ट की, एक लाइन लगेगी हमें निकालने के लिए। प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, सीधा एनपीवी निकाल दूं क्या, चलेगा क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आप डिजिटली हाँ बोल रहे हो मेरे को। सीधी एनपीवी निकाल रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस करी ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने की, निकाल सकते हैं ना सीधी एनपीवी। प्रोजेक्ट एक्स की सीधी एनपीवी निकाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, सीधी एनपीवी। प्रोजेक्ट एक्स का जो इनफ्लो है वो है 5,000 का, एनुअल इनफ्लो है 5,000 डिवाइडेड बाय 1.10, राइट, 5,000 डिवाइडेड बाय 1.10, ओके। ये कहाँ का है, एनुअल इनफ्लो है, 4 सालों तक होगा, इक्वल टू एम प्लस सेम है तो 2, 3 और 4। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज 15,849 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज विच इज 10,000। तो मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट एक्स की एनपीवी आ रही है 5,849, ये आ रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। अब बात करता हूँ प्रोजेक्ट वाई की। प्रोजेक्ट वाई की जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो है 3,000, लाइफ 3 इयर्स की है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अलग अलग रेट से दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस आप सेंसिटिविटी एनालिसिस या ऐसी किसी लेवल पे जा रहे हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। 3,000 डिवाइडेड बाय 1.1 तीन बार हमें करना है, तो इक्वल टू एक बार एम प्लस, अगेन इक्वल टू एम प्लस, टोटल 3 बार करना है क्योंकि 3 साल है और एनुअल कैश फ्लोज हैं तो मुझे बार बार 3,000 लिख के नंबर ऑफ ईयर टाइम्स इक्वल टू दबाने की जरूरत नहीं है। 2 और 3, present value of cash inflows my dear friends is coming 7,460 minus 2,500 कर देंगे तो आ जाएगा 4,960, 4,960, ठीक है। ये क्या है, ये है प्रोजेक्ट वाई का। दोनों की जो एनपीवी लिखी है मैंने, सीधी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वगैरह नहीं लिखा है, सीधी एनपीवी लिखी है। अभी की जो सिचुएशन आप देख पा रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप डिसीजन दें तो प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई में जिसकी एनपीवी ज्यादा है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, अभी तक यही सिखाया है मैंने। तो इस तरीके से तो प्रोजेक्ट एक्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसकी एनपीवी प्रोजेक्ट वाई से ज्यादा है। पर समझिएगा प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई सेम वेट कैटेगरी के नहीं है। मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स या बॉक्सिंग या रेसलिंग का एग्जांपल लेता हूँ, नॉट द एंटरटेनमेंट रेसलिंग, द एक्चुअल रेसलिंग। You cannot make a light heavyweight compete with a super heavyweight or an heavyweight or a cruiserweight compete with an heavyweight, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं है, वो फेयर फाइट नहीं है, करेक्ट है ना। यहां पर भी प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई के बीच में लड़ाई फेयर नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स की लाइफ 4 साल है और प्रोजेक्ट वाई की लाइफ 3 साल है। दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ सेम नहीं है, लाइफ कंपेरेबल नहीं है, तो सीधा इनकी एनपीवी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो आपको एक गलत डिसीजन दे देगा। सो व्हेन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज नॉट इक्वल यू हैव टू गो फॉर, you have to make decision using another concept that is called equalized npv. You have to calculate it with another concept called equalized NPV. How to calculate equalized NPV सर? हाँ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल एनपीवी निकालिए, एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्यूटी फैक्टर एट द रेट लाइफ,
इससे निकल के आएगी एनपीवी पर एन्यूटी फैक्टर, वो इक्वल होगी। एक एन्यूटी फैक्टर पे कितनी एनपीवी होती है उससे आप डिसाइड करिए, और फिर जो ग्रेटर आता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इक्वलाइज्ड एनपीवी। करेक्ट। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई के एन्यूटी फैक्टर निकाल रहा हूं। प्रोजेक्ट एक्स का निकालूंगा 10% पे 4 साल का, प्रोजेक्ट वाई का निकालूंगा 10% पे 3 साल का, फिर इक्वलाइज एनपीवी कैलकुलेट करूंगा, जिसकी ज्यादा आ रही होगी उसे सेलेक्ट कर लूंगा। एन्यूटी फैक्टर निकाल रहा हूं मैं 4 साल का प्रोजेक्ट एक्स का, 1/1.10 इज इक्वल टू एम प्लस, मुझे करना है 4 बार, 1 2 3 4। प्रोजेक्ट एक्स का एन्यूटी फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 3.1698 का, प्रोजेक्ट एक्स का एन्यूटी है। अब प्रोजेक्ट वाई का एन्यूटी फैक्टर निकालता हूँ, 1/1.1, मैं इक्वल टू एम प्लस करूंगा 3 बार, 1 2 3। तो प्रोजेक्ट वाई का आ रहा है 2.4868। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इक्वलाइज्ड एनपीवी। इक्वलाइज्ड एनपीवी अब हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्ट एक्स की इक्वलाइज्ड एनपीवी निकलेगी 5849 नॉर्मल एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्यूटी फैक्टर 3.1698, और प्रोजेक्ट वाई की निकलेगी 4960 डिवाइडेड बाय 2.4868। इक्वलाइज्ड एनपीवी अब हम निकाल, अब हम इनकी इक्वलाइज्ड एनपीवी देख लेते हैं। इक्वलाइज्ड एनपीवी इनका एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्यूटी फैक्टर से निकलेगी। तो प्रोजेक्ट एक्स की इक्वलाइज्ड एनपीवी निकालता हूँ, उसकी एक्चुअल एनपीवी 5849 डिवाइडेड बाय एन्यूटी फैक्टर 3.1698, तो इसकी इक्वलाइज्ड एनपीवी आ रही है 1845। प्रोजेक्ट वाई की निकालते हैं 4960 डिवाइडेड बाय 2.4868, तो इसकी इक्वलाइज्ड एनपीवी अब आ रही है 1994। तो जब फेयर चांस दिया तो हमारा एकदम ही ओरिजिनल डिसीजन जो गलत था वो बदल गया। अब देखिएगा, अब जो फेयर डिसीजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट वाई सेलेक्ट करना चाहिए आपको। प्रोजेक्ट वाई क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? बिकॉज इक्वलाइज्ड एनपीवी जो कि करेक्ट तरीका है प्रोजेक्ट को जज करने का, जब उनकी लाइफ अनइक्वल हो तो आपको इक्वलाइज्ड एनपीवी लेनी है। इक्वलाइज्ड एनपीवी प्रोजेक्ट वाई की ज्यादा है, तो प्रीवियसली जो ये हमने टिक मारा था ये गलत है, प्रोजेक्ट वाई सेलेक्ट होगा। ठीक है, सिंस इक्वलाइज्ड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट वाई इज मोर इन कंपैरिजन टू प्रोजेक्ट एक्स। सो व्हेन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यहां से कॉन्सेप्ट क्या आया, इफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट्स आर unequal, decision should be taken by इक्वलाइज्ड एनपीवी। और इक्वलाइज्ड एनपीवी कैसे निकलती है? इक्वलाइज्ड एनपीवी निकलती है एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्यूटी फैक्टर एट द रेट लाइफ, देयर रिस्पेक्टिव लाइफ। यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स का एन्यूटी फैक्टर मैंने 4 इयर्स पे निकाला, और प्रोजेक्ट वाई का एन्यूटी फैक्टर मैंने 3 इयर्स पे निकाला, क्योंकि उसकी लाइफ 3 इयर्स थी। सो ये सीखा हमने इक्वलाइज एनपीवी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके गाइस, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 आज के सीक्वेंस में। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अगेन नॉर्मल क्वेश्चन, बट हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सभी हमें ध्यान में रखने हैं इसको सॉल्व करते हुए। राजू इज ऑपरेटिंग एन एल्डरली मशीन, राइट, that is expected to produce a net cash inflow of 40,000 in the coming year and 40,000 in the next year। एक मशीन हम चला रहे हैं, एल्डरली बूढ़ी हो चुकी है मशीन, और वो इस साल 40,000 का इन्फ्लो देगी और अगले साल भी 40,000 का इन्फ्लो देगी। अच्छी बात है, देने दो। करंट सैल्वेज वैल्यू इज 80,000। अगर पुरानी मशीन, ये जो बूढ़ी मशीन है, इसको अगर आप आज निकाल दोगे तो 80,000 रुपए मिलेंगे, आज की सैल्वेज वैल्यू है।
एंड नेक्स्ट ईयर सैल्वेज वैल्यू इज 70 फॉर ऑब्वियस रीजंस। एक साल पुरानी हो जाएगी तो फिर अगले साल 70,000 में ही बिकेगी। द मशीन कैन बी रिप्लेस्ड नाउ विद अ न्यू मशीन। इसको आज रिप्लेस किया जा सकता है एक नई मशीन से। अच्छा ठीक है। विच कॉस्ट रुपीज 1,50,000। जो नई मशीन है वो 1,50,000 की है। बट इज मच मोर एफिशिएंट, वो बेटर है इससे, ये पक्की बात है। विल बट इज मच मोर एफिशिएंट एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड अ कैश इनफ्लो ऑफ 80,000 अ ईयर फॉर 3 years। और ये नई मशीन लगाओगे तो ये 80,000 रुपए हर साल का कैश इनफ्लो देगी 3 सालों तक। 3 सालों तक देगी, जब भी लगाओगे तब से 3 सालों तक। 3 साल की लाइफ है नई मशीन की, 80,000 हर साल वो इनफ्लो देगी। और पुरानी मशीन हमारे 40,000 के इनफ्लो दे सकती है। अभी निकालोगे तो 80 में निकलेगी, और एक साल बाद निकालोगे तो 70,000 में निकलेगी, इनफ्लो हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। राजू वांट्स टू नो, राजू को जानना है वेदर इट शुड रिप्लेस द इक्विपमेंट नाउ, या तो अभी रिप्लेस कर ले, और वेट अ ईयर विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, या तो अभी रिप्लेस करे या एक साल बाद रिप्लेस करे। आपको डिसीजन क्या लेना है? राजू वांट्स टू नो वेदर इट शुड रिप्लेस द इक्विपमेंट नाउ और वेट अ ईयर with a clear understanding that the new machine is the best available alternative and that it in turn be replaced at the optimal point। इन्होंने क्या बात बोल दी? इन्होंने ये बात बोल दी कि देखो, नई और पुरानी को कंपेयर तो करना ही नहीं है तुम्हें। नई बेटर है, रिप्लेस तो मेरे करना ही है, रिप्लेस तो करना ही है। तुम बस इतना बताओ कि अभी करूं कि एक साल बाद करूं। तो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है? हम फैसला क्या ले रहे हैं? क्या वर्सेस क्या है? रिप्लेस नाउ और आफ्टर अ ईयर। रिप्लेस नाउ और आफ्टर अ ईयर, दिस इज द डिसीजन दैट वी आर सपोज टू टेक। अभी रिप्लेस करें या एक साल बाद रिप्लेस करें, बस ये डिसाइड करके आपको बताना है। बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आगे, इग्नोर टैक्स इफेक्ट। वाह भाई, इतने अच्छे हो गए अब आप। टैक्स लेना ही नहीं, ठीक है। तो जो आ रहा है वो कैश फ्लो है, क्योंकि टैक्स होता है उसी लिए कैश फ्लो बनाना है। डिप्रिसिएशन लेस करना फिर टैक्स लेस करना, फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना, करना ही नहीं, टैक्स इफेक्ट हटा दो। तो ये जो दे रखे हैं ये कैश फ्लोज हैं सीधा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, तो 10% से डिस्काउंटिंग करनी है। रेट हमें पता है। एडवाइस वेदर द मशीन शुड बी रिप्लेस नाउ और आफ्टर 1 ईयर। दो फैसले हमारे पास। मैं इंक्रीमेंटल से नहीं चलूंगा और चल भी नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल बात है जो मैं देखता हूं कि आप लोग पकड़ पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं पहले ये पता कर रहा हूं कि मैं अभी रिप्लेस करूं तो क्या क्या कैश फ्लोज होंगे, ठीक है। इफ मशीन इज रिप्लेस्ड नाउ, अभी इसी वक्त कर दिया तो, ठीक है। ईयर 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। कैश फ्लोज वर्ड यूज कर रहा हूं, ना इनफ्लो कर रहा हूं ना आउटफ्लो कर रहा हूं, क्योंकि आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव में लिख दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप आज रिप्लेस कर देंगे, आज अगर रिप्लेस कर देंगे तो नई मशीन खरीदेंगे आप 1,50,000 में, यस और नो? जी सर, यस सर। पर पुरानी मशीन बेच दोगे और वो बिक जाएगी 80,000 में, यस और नो? यस सर, पुरानी मशीन 80 में बिक जाएगी, क्योंकि पुरानी मशीन की अभी जो सैल्वेज वैल्यू है 80,000 है और नई 150 में पड़ेगी। आज खरीदो, एक साल बाद खरीदो, भाव नहीं गिर रहा उसका। बट आपकी जो लगी हुई मशीन है उसका भाव गिर जाएगा। अगर उसको एक साल बाद रिप्लेस करोगे तो 70,000 ही आएंगे। तो मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनना गौर से और समझना। 1,50,000 की नई मशीन पड़ेगी और उसमें से 80,000 पुरानी मशीन का आ जाएगा। यानी आज आउटफ्लो कितना होगा सर? ईयर 0 में 70 का आउटफ्लो होगा। ये बात मान रहे हो या नहीं मान रहे हो मेरी? आप मान रहे हो? हाँ सर मान रहे हो, वैसे भी आप पढ़ा रहे हो, मानना ही पड़ेगा। नहीं, कंसेप्ट से 1,50,000 की नई मशीन है और पुरानी मशीन की सैलवेज 80,000 है, तो आज हमें 70,000 में नई मशीन पड़ जाएगी। और अब नई मशीन लग चुकी है, यस और नो? के पुरानी मशीन है क्या? नहीं, पुरानी मशीन तो बेचा है सर, अभी नई मशीन है मेरे पास। तो नई मशीन का इनफ्लो कितना होगा? 80,000 का होगा और 3 सालों तक होगा। तो 80,000, 80,000 एंड 80,000, यस यस। ये हो गए क्या मेरे एनुअल कैश फ्लोज? कोई सैल्वेज रिलेटेड नई मशीन से? नहीं।
पुरानी मशीन का सैल्वेज लाइफ के एंड में मिल रहा होता, कह नहीं रखा, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, आज का सैल्वेज बोला हुआ है, बस इतना हो गया। अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? सीधी सीधी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इज इक्वल टू, ठीक है, अगर अभी रिप्लेस कर दी तो देखिए 80,000 3 सालों तक मिलेगा और 70,000 का आउटफ्लो होगा। 10% की डिस्काउंटिंग रेट है, टैक्स वैसे ही इग्नोर करना था। ओके, पुरानी मशीन का 40,000 का इनफ्लो तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूँ, अभी रिप्लेस कर रहा हूँ तो पुरानी मशीन का इनफ्लो नहीं मिल सकता मुझे। 80,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू एम प्लस, मुझे दबाना 3 बार, 1 2 3, मेमोरी रिकॉल 1,32,832 आ रहा है मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा मैं 70,000, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गई 62,832। चलिए अब देखते हैं कि मशीन को अगर 1 साल बाद रिप्लेस किया जाए तो क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। इफ मशीन इज रिप्लेस्ड आफ्टर 1 ईयर, देखते जाना मजा आएगा। ईयर 0, यस, 1 साल तक चलेगी पुरानी मशीन, क्योंकि रिप्लेस नहीं कर रहा हूं मैं, 1 साल तक तो पुरानी चलाऊंगा, 1 साल बाद रिप्लेस करूंगा। 1 साल बाद रिप्लेस करके आप नई मशीन लाओगे तो वो लाने के बाद 3 साल चलेगी। तो ये उसका पहला साल, ये उसका दूसरा साल और ये उसका तीसरा साल। अगर कुछ बच्चों के मन में अभी कोई बात आ गई है तो शाबाश बेटा, नहीं आई है तो मैं थोड़ी देर में ले आऊंगा, ठीक है। अभी ये 4 देखते ही कोई बात आ गई है मन में तो शाबाश, बहुत बहुत बधाई आपको, आप तक कॉन्सेप्ट पहुंच गया आज और आपका दिन आज जबरदस्त से बेहतर होने वाला है। और कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया उनका दिन मैं जबरदस्त से बेहतर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये 4 साल लिखे मैंने, 4 साल लिखे मैंने, 1 साल पुरानी मशीन का, 3 साल नए मशीन के कैश फ्लोज लिख रहा हूँ। इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों लिख दूंगा साथ में ही, ठीक है। ईयर 0 में कुछ हो ही नहीं रहा, आज तो कोई कैश फ्लो नहीं होगा, ना पुरानी मशीन बेचनी है ना नई खरीदनी है, ना पुरानी बेचनी है ना नई खरीदनी है। सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप कहाँ गलत बोलते हो। 1,50,000 की नई मशीन है, फर्स्ट ईयर में बेचोगे मतलब आप 1 साल यूज करके बेचोगे, 1 साल के एंड में बेचोगे, बेचोगे नहीं बेचोगे, है ना। तो फर्स्ट ईयर में जब आप पुरानी मशीन निकालोगे तो उसके 70 आएंगे और नई मशीन कितने में आएगी? वो 150 में आएगी। आज खरीदो या 1 साल बाद खरीदो उसके भाव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1,50,000 की नई मशीन माइनस 70,000 पुरानी मशीन की सैल्वेज वैल्यू, तो अब आपका जो ईयर 1 में आउटफ्लो होगा वो 80,000 का हो जाएगा, आउटफ्लो होगा। पर ईयर 1 में एक इनफ्लो भी होगा, पुरानी मशीन 1 साल काम करेगी तो 40,000 रुपए का इनफ्लो भी देगी। पुरानी मशीन 1 साल काम करेगी तो, क्योंकि उसकी लाइफ बची है अभी 2 साल, बिंदास चल सकती है वो, 40,000 इस साल भी देगी, एक और साल चाहो तो चला सकते हो आप, नेक्स्ट ईयर 40,000 और देगी। पर हम चला नहीं रहे, हम ईयर 1 के बाद रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, है ना। क्या बोला हुआ है कि रिप्लेस नाउ और आफ्टर 1 ईयर, तो रिप्लेस नाउ तो हमने देख लिया, एनपीवी भी निकल गई उसकी, तो 62,832। अब रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर देख रहा हूँ, तो आफ्टर 1 ईयर क्या है, 80,000 में पड़ेगी, पहले 70 में ही पड़ गई थी नई मशीन, अब 80 में पड़ेगी क्योंकि पुरानी का सैलवेज 10,000 से गिर गया। और पुरानी मशीन 1 साल चलेगी तो उस पर 40 का कैश इनफ्लो हो जाएगा। 1 ईयर जो फर्स्ट ईयर है मेरा, उसमें नई मशीन नहीं आई है, तो नई मशीन का कोई इनफ्लो नहीं आएगा। अब नई मशीन आ गई है तो सेकेंड ईयर के एंड से 3 सालों तक मुझे नई वाली मशीन का इनफ्लो मिलेगा, और नई वाली मशीन का क्लियरली बोला हुआ है कि वो 80,000 देगी 3 इयर्स तक। तो ये नई मशीन का पहला साल 80,000, ये उसका दूसरा साल 80,000 और ये उसका तीसरा साल 80,000। समझ में आई या नहीं आई बात? ये ऊपर जो था 80,000 का, ये आउटफ्लो था। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, कैश आउटफ्लो और इनफ्लो कर देते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा। ये कैश आउटफ्लो था और ये कैश इनफ्लो है, हाँ या ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है। ईयर 0 पे कुछ भी नहीं हो रहा, डैश आ जाएगा। ईयर 1 पे -40,000, और कोई कैश इनफ्लो और कोई कैश फ्लो रादर, इनफ्लो या आउटफ्लो, कोई सैल्वेज,
नई मशीन पुरानी मशीन, नहीं सर पहले भी नहीं था तो अभी भी नहीं होगा। सेकेंड ईयर में 80, थर्ड में भी 80 और फोर्थ में भी 80 के इनफ्लो। करेक्ट है, मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक आउटफ्लो भी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज व्हेन द मशीन इज रिप्लेस्ड आफ्टर 1 ईयर। मेरी बात सुनिएगा आप प्लीज, बात सुनिएगा, गौर रखिएगा, यहाँ पे जीरो पे कुछ भी नहीं है। 40,000 जो पहला मेरा कैश आउटफ्लो है, डिस्काउंटिंग करनी है मुझे 10% पे, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इज इक्वल टू m माइनस, क्योंकि ये आउटफ्लो है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी करनी है क्योंकि ईयर 1 पे हो रहा है। मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ एक साल बाद रिप्लेस करूं या ना करूं, तो एक साल की डिस्काउंटिंग होगी, यस। इसके बाद 80,000 कैलकुलेटर पे टाइप करने का, दो बार इक्वल टू दबाने का, 1 एंड 2, इसको m प्लस, अगला 80 है वापस इक्वल टू m प्लस, अगला भी 80 है वापस इक्वल टू m प्लस mrc। 80,000 लिख के 3 बार इक्वल टू दबाते तो भी वही आता, फिर 4 बार इक्वल टू दबाते तो भी वही आता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज रादर नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई अब, क्योंकि 40,000 मेमोरी रिकॉल में, मेमोरी में माइनस हो चुका है। अभी मैं एमआरसी करूंगा तो जो आया है उसमें 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो चुकी है क्योंकि हमने उसको सबसे पहले m माइनस किया था। m माइनस मीन्स मेमोरी में सब्ट्रैक्ट होना, m प्लस मीन्स मेमोरी में ऐड होना, ये आपको आता होगा, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1,44,498, 498. I am trying to put these two present values at the same time on the screen. I hope you are able to see it. If not, तो मैं बोल भी देता हूँ, अगर हम replace now करते हैं या as of very now, तो हमारी net present value जो आ रही थी वो आ रही थी 62,832, and if we are replacing after 1 year, हमारी net present value जो आ रही है वो आ रही है 1,44,498। दोनों net present value हमारे पास आ चुकी है, कौन सी ज्यादा है रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर की, तो आफ्टर 1 ईयर रिप्लेस कर दें, हो गया फैसला, कर दी हमने इनफ चीजें ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। क्या ये दोनों प्रोजेक्ट कंपेरेबल है दोस्तों? सर मेरे तो पहले ही दिमाग में आ गया था, जब आपने चार्ट लिखे थे तभी दिमाग में आ गया था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी, बाकी क्लास में होते तो इतना चिल्ला के बोलता आपको तभी रोक देता मैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जस्ट ऊपर, क्या जब प्रोजेक्ट की लाइफ सेम नहीं होती, इफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आर अनइक्वल, आर दे इक्वल? इन इन दैट पर्टिकुलर केस 4 साल और 3 साल था तो हमने इक्वलाइज्ड एनपीवी करी थी। यहाँ पे भी तो इक्वल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी तो 4 साल और 3 साल है, ये कंपेरेबल नहीं है, आपको इक्वलाइज्ड एनपीवी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ equalized NPV since life is not equal। दोनों प्रोजेक्ट्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, दोनों ऑप्शंस को, एक रिप्लेस नाउ, एक रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर। नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिप्लेस नाउ की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 62,832, 62,832, और आफ्टर 1 ईयर क्या आ रही है 1,44,498। आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। अब मुझे चाहिए एन्यूटी फैक्टर एट द रेट 10%, ठीक है, फॉर लाइफ, फॉर लाइफ। तो रिप्लेस नाउ की लाइफ 3 साल है और आफ्टर 1 ईयर की क्या है 4 साल है। पहले भी 10% पे ही निकाला था क्या? हाँ 10% पे ही निकाला था, निकले हुए एन्यूटी फैक्टर ये छाप दो यहाँ के। ये प्रोजेक्ट एक्स 3 साल का है और प्रोजेक्ट वाई, नहीं उल्टा है एक्चुअली, ये 3 का है और ये प्रोजेक्ट वाई 3 का है और वो 4 का है, तो उल्टा करके लिख दूंगा। रिप्लेस आफ्टर, एक्चुअली मुझे अब ये एन्यूटी फैक्टर को भी रिप्लेस कर देना है, छोटा वाला एन्यूटी फैक्टर इधर आएगा क्योंकि वो जो है हमारा, वो जो रिप्लेस नाउ है वो हमारा 3 साल है
और रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर जो है वो हमारा 4 साल है। तो 4 साल और 3 साल के एन्युटी फैक्टर लिख दिए। अब बस इक्वलाइज्ड एनपीवी करनी रही है, वो लिख देता हूं मैं। इक्वलाइज्ड एनपीवी कैसे निकलेगी? एनपीवी डिवाइडेड बाय इक्वल, यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर फॉर लाइफ। ठीक है, चलिए इक्वलाइज्ड एनपीवी निकालते हैं। 62,832 डिवाइडेड बाय 2.4868। तो इसकी इक्वलाइज्ड एनपीवी आ रही है 25,266। अब प्रोजेक्ट रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर वाले ऑप्शन के निकालते हैं। 1,44,498 डिवाइडेड बाय 3.1698, 3.1698 वो आ रही है स्टिल 45,586 राउंड ऑफ करूं तो स्टिल हमें 1 साल बाद ही रिप्लेस करना चाहिए। वो वैसे पहले भी उसकी एनपीवी ज्यादा ही आ रही थी, बट वो करेक्ट स्टेज नहीं थी डिसाइड करने की। अब करेक्ट स्टेज है, अब कंपेरेबल है दोनों, बट स्टिल इन दिस सिनेरियो इक्वलाइज एनपीवी में भी रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर ही बेटर ऑप्शन है। सो सिंस equalized NPV is greater if projects are replaced after 1 year, machine should be replaced after 1 year। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा और इक्वलाइज एनपीवी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि कब अप्लाई करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। सर आज ज्यादा करवा रहे हो? हाँ, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है तो कभी कम कभी ज्यादा, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट से। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मॉड्यूल का क्वेश्चन। काफी सिमिलर क्वेश्चन है अभी तक जो पढ़ा हमने उससे, और हो जाएगा फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अ कंपनी हैज जस्ट इंस्टॉल्ड अ मशीन मॉडल ए। बात समझ में आ रही है? इंस्टॉल कर चुके हैं, मॉडल ए इंस्टॉल हो चुका है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एट कैपिटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए में मशीन पड़ी थी मॉडल ए। The annual operating costs are estimated at 50,000 excluding depreciation, and these costs are estimated on the basis of an annual volume of 1 lakh units of production। 1 लाख यूनिट्स बनेगी और 1 लाख यूनिट्स पे कॉस्ट है 50,000 रुपए की, और पुरानी मशीन 1 लाख रुपए जो अभी लग चुकी है, इसको हमें मॉडल ए जो है वो 1 लाख रुपए में हमें पड़ चुका है, हमने लगा चुके हैं, 1 लाख रुपए तो लग गए, है ना। The fixed cost at this volume of 1 lakh units of the output will be, the fixed cost at this volume of 1 lakh units of output will amount to 4 lakh। तो ऊपर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो 50,000 की दे रखी थी, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 4 लाख की, सेलिंग प्राइस इज 5 पर यूनिट। तो ये जो 1 लाख यूनिट बनेंगी वो 5 रुपए में बिकेंगी, 50,000 रुपए का उनपे ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा, 4 लाख रुपए की उनपे फिक्स कॉस्ट लगेगी, डिप्रीसिएशन और माइनस होगा, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस पर डिप्रीसिएशन ऐड कर दूंगा, तो कैश फ्लो बन जाएगा। द मशीन हैज अ 5 ईयर लाइफ विद नो रेसिडुअल वैल्यू। 5 साल की लाइफ है इस मशीन की, मॉडल ए की, और कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। ये दे रखी है हमें अभी मॉडल ए की जानकारी पूरी। द कंपनी हैज नाउ कम अक्रॉस अनदर मशीन कॉल्ड सुपर मॉडल। एक सुपर मॉडल और पता चला, अभी पता चला, पहले नहीं पता था, मॉडल ए लिया था जब, अब पता चला है सुपर मॉडल, विच इज केपेबल ऑफ गिविंग द सेम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एट एन एस्टिमेट एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 30,000। आप बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये जो सुपर मॉडल है ना, ये मॉडल ए जितना ही प्रोड्यूस करेगा, बट इसको चलाने का खर्चा कम आएगा। वो 50,000 साल में चलता है और ये 30,000 में ही चल जाएगा डिप्रीसिएशन के बिना। फिक्स कॉस्ट विल हाउएवर रिमेन द सेम इन वैल्यू। मतलब फिक्स कॉस्ट पहले भी 4 लाख की लग रही थी, अभी भी 4 लाख की लगेगी। बधाई हो आपको, बहुत अच्छी बात है। द मशीन ऑल्सो विल हैव अ 5 ईयर लाइफ। इसकी लाइफ भी 5 साल है, उसकी लाइफ भी 5 साल है, तो इक्वलाइज एनपीवी करने की जरूरत नहीं है, लाइफ सेम है, विद नो रेसिडुअल वैल्यू। इसकी भी कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 1,50,000। कैपिटल कॉस्ट कितनी है इस मशीन की? 1,50,000 की कैपिटल कॉस्ट है। ये थोड़ी महंगी है क्योंकि ऑपरेशनली एफिशिएंट है, हर सालाना कॉस्ट कम लग रही है, तो ये थोड़ी महंगी मिल रही है। अब देखते हैं ओवरऑल फायदे का सौदा है या नहीं है। द कंपनी हैज एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ मॉडल ए। मॉडल ए को बेचने का ऑफर है अभी अपने पास,
विच हैज जस्ट बीन इंस्टॉल्ड एट 50,000, 50,000 रुपए में ये बिक जाएगी। लाख में खरीदी पर 50 में बिक रही है। ये दुनिया का दस्तूर है भैया, आपने खरीद ली, पुरानी हो गई तो अब 50,000 रुपए में बिकेगी। एंड द कॉस्ट ऑफ रिमूवल देयर ऑफ विल अमाउंट टू 10,000, और इसको हटाने का 10,000 का खर्चा और लग जाएगा, यानी नेट 40,000 ही आने बेचने पर। इग्नोर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आपको कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे, इसने बोल ही दिया, टैक्स इग्नोर करना है। और कोई टैक्स भी इग्नोर करना है क्या? हाँ, और टैक्स भी इग्नोर करना है, टैक्स रेट ही नहीं दे रखी है। तो डिप्रीसिएशन फिर मैं सबट्रैक्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना, क्योंकि टैक्स की कोई रेट है ही नहीं, है ना। तो डिप्रीसिएशन टैक्स के लिए ही सबट्रैक्ट होता था, बाकी तो कैश फ्लो में डिप्रीसिएशन जोड़ना होता है। In view of the lower operating cost, the company is desirous of dismantling machine model A को dismantle करके and installing the super model machine। क्योंकि इसकी operational cost कम है, इसलिए कंपनी सोच रही है कि यार मशीन A को रवाना करो और सुपर मॉडल लगाओ और देखते हैं कि क्या निकलता है। Assume that model A installing the super model machine, ठीक है, एक बात बोल दी। अब आगे क्या बोल रहे हैं? assume that model A has not yet started commercial, ये assume करना है, not yet started commercial production, which in case it has as per the language of the question, but they are wanting you to assume because now this is a separate situation, ठीक है। assume that the model A has not yet started commercial production and that the time lag in the removal thereof and the installation of super model machine is not material, ठीक है। तो मॉडल ए ने अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है ना। और टाइम लैग जो होगा पुरानी मशीन को हटा के नए में करने में, वो मटेरियल नहीं है। कहने का मतलब ये कि पुरानी मशीन से कुछ भी ऐसा कैश फ्लो नहीं आ सकता क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों मशीन कंपेरेबल टाइम पीरियड पे, ऐसा इसने बोला है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14% एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर ईच ऑफ द 5 इयर्स रिस्पेक्ट। इसने पीवी फैक्टर भी दे दिया, अपने को चाहिए नहीं, हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। और पहली बात, हम पीवी फैक्टर से जाते ही नहीं, हम सीधी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ही निकाल लेते हैं। ये करना है हमें। स्टेट वेदर द कंपनी शुड रिप्लेस मॉडल ए मशीन बाय इंस्टॉलिंग दी सुपर मॉडल मशीन। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रिप्लेस, पहला सवाल। जो इनका दूसरा सवाल है उसको मैं अभी एड्रेस नहीं करता, दोनों चीजें साथ में नहीं सोचते, एक बार रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये बताते हैं। तो पहला मैं कर रहा हूं रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन में क्या लेना है? सुपर मॉडल से रिप्लेस करना है या नहीं करना है मॉडल ए, नाम है उसका शायद, मॉडल ए को, ठीक है, ओके। इंक्रीमेंटल अप्रोच से चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले कैश आउटफ्लोज निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सुपर मॉडल, खरीदना पड़ेगा सुपर मॉडल को, तो पैसे देने पड़ेंगे। सुपर मॉडल जो है वो आ रहा है, कितने का था? 1,50,000 का, 1,50,000, ठीक है। लेस सेल्स प्रोसीड फ्रॉम मॉडल ए, नेट सेल्स प्रोसीड। तो मॉडल ए 50,000 रुपए दे तो देगा। देखो मॉडल ए की कॉस्ट तो इरेलेवेंट है क्योंकि लग चुकी, वो तो ठुक गए वैसे आपके। मॉडल ए खरीद के ले आए हो तो वो लाख रुपए तो फूंक दिए आपने, वो तो गए। अब क्या है कि रिप्लेस करोगे तो 50 मिलेंगे, उसमें भी 10 की डिसमेंटलिंग कॉस्ट और लग जाएगी, तो नेट तो 40 ही आने, नेट तो 40,000 ही आने। और इस पे कोई भी कैपिटल टैक्स पूरे क्वेश्चन में इग्नोर करना है, तो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह तो जाने दो, ठीक है। तो कितने में पड़ी नई मशीन आपको? नेट कितने में पड़ी? 90,000 में पड़ी। 1.5 लाख रुपए लगे पर पुरानी को 1,10,000, आई बेग योर पार्डन, 1,10,000 में पड़ी नई मशीन। 1,50,000 नई मशीन के देने पड़े आपको, बट 40 पुरानी के डिसमेंटलिंग से आ भी गए। तो 1,10,000 रुपीज की दोस्तों आउटफ्लो हो रही है नेट, पुरानी मशीन को रिप्लेस करने की, ठीक है। अब एनुअल कैश इनफ्लोज की बात करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज, एनुअल कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन देखते हैं, देखिएगा। यूनिट जो है वो शायद सेम ही प्रोड्यूस हो रही है ना।
सेलिंग प्राइस 5 पर यूनिट, और नई वाली की भी यही हो रही है, 1 लाख यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, तो पहले भी उतनी सेल्स होती थी, अभी भी उतनी सेल्स हो रही थी, सेल्स को इग्नोर कर दूंगा, मैं तो इंक्रीमेंटल चल रहा हूँ। एनुअल कैश इनफ्लोज इंक्रीमेंटल, बदला क्या तू ये बता, ठीक है। तो नई मशीन को, सुपर मॉडल को लाने से सेविंग्स होगी ऑपरेशनल कॉस्ट में, सेविंग्स इन ऑपरेशनल कॉस्ट। वहां 50,000 लग रहे थे, यहां 30 ही लगेंगे, है ना। ये देखो, वहां ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी वो 50,000 की थी, और यहाँ पे जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 30,000 की है। तो 20,000 रुपए सेव हो रहे हैं हर साल, एनुअल है ये, फिर मैं इनको एन्युटी वगैरह करूंगा, 20,000 हर साल, तो ये सेविंग हो गई, ठीक है। डिप्रिसिएशन का तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, है ना। और क्या फायदा हो रहा है, फिक्स कॉस्ट भी वो की वो रह रही है। दिस मशीन विल ऑल्सो हैव अ 5 ईयर लाइफ, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, बस एक फर्क है, और कोई फर्क नहीं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सुपर मॉडल एंड मॉडल ए। 20,000 रुपए हर साल सेविंग हो जाएगी इससे, दैट इज इट, ओके। डेप्रिसिएशन करना नहीं, टैक्स लगाना नहीं, स्क्रैप वैल्यू का भी इंक्रीमेंटल कुछ नहीं लेना, क्योंकि दोनों की जीरो है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू, कैसे निकलेगी, एनुअल कैश इनफ्लोज इनटू एन्युटी फैक्टर एट द रेट 10% है, क्या है, एट द रेट 14% है, 14% फॉर 5 ईयर्स। देखिए हम चलते हैं 12 डिजिट की राउंडिंग से, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा आपको 3 डिजिट की राउंडिंग से, तो थोड़ा बहुत आंसर में बेशक फर्क आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम कैलकुलेटर पे करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और ये करेगा पीवी फैक्टर जो 3 डिजिट की राउंडिंग पे चल रहा है, तो ऑफ कोर्स आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। 20,000 डिवाइडेड बाय 1.14 इज इक्वल टू एम प्लस करूंगा मैं 5 बार, 1 2 3 4 5, मेमोरी रिकॉल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ रही है 68,662, राउंडिंग कर दी मैंने, ये मेरी आ रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज। और आउटफ्लो ऊपर निकाला था 1,10,000 का, तो ये तो सौदा सही नहीं है भैया, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, 1,10,000 का आउटफ्लो लगेगा, और इनफ्लो सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू इतनी नहीं हो रही कि जो कॉस्ट लग रही है उसे बेयर किया जा सके। नेट प्रेजेंट वैल्यू 68,662 माइनस 1,10,000, तो 41,338, ये एनपीवी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो सिंस एनपीवी इज नेगेटिव, सुपर मॉडल should not be purchased to replace मॉडल ए। रिप्लेस नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि फायदे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा नहीं है, ठीक है, ठीक है, फायदे का सौदा नहीं है तो। पर क्वेश्चन हमने पूरा नहीं पढ़ा था, हम रुके थे, अब देखते हैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। यहां से पढ़ रहा हूं नई लाइन, ठीक है ना, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर। अरे वाइट कैसे दिखेगी इन बच्चों को, ये रही। State whether the company should replace model A machine by installing the super model machine. No, they should not. ठीक है ना, that we have given the decision. No, they should not replace मॉडल ए से ही काम चलाओ, महंगा पड़ेगा आप सुपर मॉडल ए लेना। बट मन में एक सवाल आता है कि अगर ये सुपर मॉडल का पहले पता होता, देखिए अगर जीवन में बहुत रहता है ना, बट कुछ फैसले ले लिए वो इररिप्लेसेबल होते हैं। तो एक बार आपने मॉडल ए को ले लिया, मॉडल ए को कमिटमेंट दे दिया, अब सुपर मॉडल से आफ्टर कमिटिंग टू मॉडल ए, सुपर मॉडल जो है उसको कमिटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपने किसी को भी कमिटमेंट नहीं किया हो, मॉडल ए और सुपर मॉडल दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आपके पास चॉइस है, तब क्या डिसीजन होगा, तो तब डिसीजन अलग आ सकता है।
क्योंकि आपने मॉडल ए लगाया ही नहीं है, मॉडल ए को आपने परचेज ही नहीं किया है। अभी आप मॉडल ए और सुपर मॉडल को बराबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डिसीजन बदल जाए। चलिए देखते हैं कितना फर्क आता है डिसीजन में, वो इसका अगला सवाल है। Will there be any change in your decision if Model A machine has not been installed and the company is in process of consideration of selection of either the two models of the machine? अब बिल्कुल बात बदल जाएगी, अब बात बदल जाएगी। अब इंक्रीमेंटल पे नहीं चलना, पुरानी मशीन की जो कॉस्ट है वो रेलेवेंट होने लग जाएगी, पुरानी मशीन की सेल्स प्रोसीड्स इरेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि खरीदी ही नहीं है। तो अब डिसीजन मेकिंग हमें फिर से करनी पड़ेगी नए सिरे से। देखते हैं कि कितना फर्क आता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो अब जो मेरा डिसीजन है वो क्या है, पार्ट बी कर रहा हूं, आप यूं समझ लो पार्ट बी कर रहा हूं क्वेश्चन का। ये अभी तक जो किया था ये पार्ट ए था। पार्ट ए जो था वो रिप्लेसमेंट डिसीजन था। पार्ट बी जो है वो है सुपर मॉडल वर्सेस मॉडल ए। सुपर मॉडल वर्सेस मॉडल ए। अब ये फैसला ले रहा हूं मैं। चलिए फैसला लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है डिसीजन, ठीक है। ओके, सुपर मॉडल वर्सेस मॉडल ए, देखना कैसे सॉल्व होगा। अभी किस तरीके से सॉल्व होगा। मैं अब इंक्रीमेंटल पे नहीं चल रहा, मैं चाह सकता हूँ इंक्रीमेंटल पे चलना, बट थोड़ा मजा कम आएगा इसलिए। पर मैं दोनों का कॉन्ट्रास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, सुपर मॉडल और मॉडल ए दोनों के कैश फ्लोज जो है वो कॉन्ट्रास्ट पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज। देखिए इंक्रीमेंटल पे चलूं तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, वो मैं अभी एक लाइन में आपको ये करने के बाद वो भी बता दूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज, सुपर मॉडल एंड मॉडल ए, सेल्स जो है वो सेम है, दोनों की सेम है। तो अभी भी मैं इंक्रीमेंटल देख सकता था, दोनों सुपर मॉडल लगाओ या मॉडल ए लगाओ सेल्स तो सेम ही होनी है। तो इररिलेवेंट है बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग के लिए। बट अभी मैं कंपैरेटिव अप्रोच पे चल रहा हूँ। 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स, यस और नो? 1 लाख यूनिट्स, दोनों ही 1 लाख बनाएंगी, और यूनिट्स की बन तो सेम ही तरह की रही है, तो 5 रुपए पे बिक जाएगी। तो 5 लाख दोनों की सेल हो गई, 1 लाख इंटू 5। सुपर मॉडल पे भी 5 लाख की सेल, मॉडल ए पर भी 5 लाख की सेल। बेसिकली इररिलेवेंट है ये, लेस ऑपरेशनल कॉस्ट, यहाँ पे सारा खेल था, ठीक है। सुपर मॉडल की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो है सिर्फ 30,000 की, और उसकी 50,000 की। सुपर मॉडल की 30,000 की है, और ये 50,000 की ऑपरेशनल कॉस्ट है, लेस फिक्स कॉस्ट। उसमें भी कोई फर्क नहीं है, दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट नहीं, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए, और नई पुरानी दोनों पे ही 4 लाख रहेगी। तो सुपर मॉडल लगाओ तो भी 4 लाख की फिक्स कॉस्ट है, और ये लगाओ तो भी 4 लाख की। ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, और अच्छी बात है बिना डेप्रिसिएशन के टैक्स का सीन ही नहीं है, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे पास एनुअल कैश फ्लो, आ जाएगा मेरे पास एनुअल कैश फ्लो। 5 में से 4 गया 1 लाख, यहाँ आ रहा है 70,000 का एनुअल कैश फ्लो, और यहाँ पे आ जाएगा 50,000 का एनुअल कैश फ्लो। देख लीजिए आप, दोनों में 20,000 का फर्क है, जो इसकी वजह से आ रहा है, यही रेलेवेंट फैक्टर है। तो मैं 20,000 का इंक्रीमेंटल कैश फ्लो भी ले सकता था, पर मैं जान करके इस पे चल रहा हूँ, ताकि आपको एक बार ये भी पता चले, और पता चले कि ये क्यों लेंदी होता है। 70,000 का एनुअल कैश फ्लो आ चुका है दोनों का। सुपर मॉडल का 70 आ चुका है, मॉडल ए का 50 आ चुका है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 10 नहीं 14% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, वो मैं निकाल दूंगा अभी, कोई बड़ी बात नहीं है। 70,000 डिवाइडेड बाय 1.14, 1 2 3 4 5, लाइफ सेम है दोनों की, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ रही है 2,40,316, और इसकी निकाल देते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 1.14। एक और तरीका था, अगर 2,40,316 होती है 70 की, तो 50 की कितनी होगी, आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे, उससे भी सही आ जाता। 1 2 3 4 5, मेमोरी रिकॉल इसकी आ रही है 1,71,654। लेट मी चेक वन मोर टाइम। 50,000 डिवाइड बाय 1.14, 1 2 3 4 5, यही आ रही है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखिए कोई रिप्लेस वगैरह करना ही नहीं है,
सुपर मॉडल और मॉडल ए दोनों दुकान पे पड़े हैं, आप तो सेलेक्ट कर रहे हैं कि सुपर मॉडल की तरफ जाऊं या मॉडल ए की तरफ जाऊं। दोनों मॉडल दुकान पे पड़े तो दोनों का भाव माइनस कर दो बस। सुपर मॉडल महंगा मिलता है, सुपर मॉडल कितने का मिलता है भैया? सुपर मॉडल मिलता है 1.5 लाख रुपए का। सुपर मॉडल मिलता है 1,50,000 का। वही मॉडल ए जो है वो चीप है, इंफीरियर क्वालिटी का है, बढ़िया नहीं है, तो वो 1 लाख रुपए में ही मिल जाता है, वो 1 लाख रुपीज में ही मिल जाता है, 1 लाख का नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 2,40,316 माइनस 1,50,000, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है सुपर मॉडल की 90,316। ठीक है, 171,654 माइनस 1 लाख, और इसकी ये भी कैलकुलेटर पे कर रहे थे अपन, 71,654। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मॉडल ए से बेटर है सुपर मॉडल। अगर आपने मॉडल ए को कमिट नहीं किया होता, उसको परचेज नहीं किया होता, इंस्टॉल नहीं किया होता, तो सुपर मॉडल बेटर है। बट अगर आपने मॉडल ए इंस्टॉल कर दिया तो डिसीजन मेकिंग बदल जाती है, फिर सुपर मॉडल की तरफ आप नहीं जा सकते, आपको मॉडल ए के साथ ही 5 साल निकालने पड़ेंगे। आई बात समझ में? ये हमने किया बिना इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाए। मैंने बिना इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाए इसलिए किया कि सर वैसे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हैं, बट टाइम लगता है, टाइम खोटी होता है। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच से करूंगा, ठीक है। और बाय इंक्रीमेंटल अप्रोच एग्जाम में अपने पास टाइम सेव करने का जब जब मौका मिले करने का। देखो, सुपर मॉडल और मॉडल ए में क्या फर्क है? सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट का 20,000 रुपए सुपर मॉडल में बचते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सुपर मॉडल वर्सेस मॉडल ए कर रहा हूं। ठीक है ना, सुपर मॉडल वर्सेस मॉडल ए कर रहा हूं। तो सुपर मॉडल में जो सेविंग्स हो रही है, सुपर मॉडल के इनफ्लोस को आउटफ्लो से कंपेयर कर रहा हूं। एनपीवी पॉजिटिव आई मतलब सुपर मॉडल जीत गया, और एनपीवी नेगेटिव आई मतलब सुपर मॉडल हार गया। तो चालू कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल अप्रोच से 20,000 की सेविंग्स हो रही है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू जब इंक्रीमेंटल पे चले थे ना, निकाल चुके हैं, वो आ रही है, एक्सक्यूज मी, 68,662 की, ये आ रखी है इधर। ये 20,000 की जो सेविंग्स हो रही थी ना, ये आ चुकी है, तो इसको सीधा नीचे लिख देता हूँ, 68,662, 68,662, इसमें से लेस कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। इंक्रीमेंटल सुपर मॉडल खरीदने पर मॉडल ए से ज्यादा कितने पैसे देने हैं? तो सुपर मॉडल 2 लाख का है और मॉडल ए 1.5 लाख का है, करेक्ट है ना? तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इंक्रीमेंटल नेट प्रेजेंट वैल्यू, खैर इंक्रीमेंटल क्या, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है, 68,662 माइनस 50,000, तो 18,662 का फायदा है। और आप ऊपर वाली जो एनपीवीओ के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो भी इतना ही आएगा, 9316 माइनस 71654, 18,662 सेम आएगा, इनके और इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस इंक्रीमेंटल। अब आप समझो मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसे, है ना, इंक्रीमेंटल अप्रोच ना करके ऐसे कर सकते हो। बट देखो यहाँ इतना किया, ये देख रहे हो, इतना किया और यहाँ 2 लाइन में काम हो गया इंक्रीमेंटल अप्रोच। मार्क्स बराबर मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, ठीक है ना, ये कोई बात थोड़ी हुई। काम से ही रिजल्ट सही आ रहा है, बिल्कुल कंसेप्ट से निकल रहा है, तुक्का नहीं है, चीटिंग नहीं है, ठीक है ना, तो मार्क्स में कोई हेरफेर नहीं आएगा, मार्क्स आपको दोनों में सेम मिलेंगे। तो whenever possible, whenever convenient, go for the incremental approach. But if it is confusing you, and if there are chances that you will solve the question incorrectly, doesn't matter, take your time but solve the question correctly, because capital budgeting का question एक respectable marks रखेगा एग्जाम के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ देयर आर एनी डाउट्स, यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी। आज काफ़ी बढ़िया चीज़ें सीखी हमने, आराम से इत्मीनान से किया, तो आज अच्छा समय मांगेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपसे। कैपिटल बजटिंग को समय दीजिएगा, टाइम दीजिएगा, कमिटमेंट दीजिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा इसकी। अगली क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस करने के लिए मॉड्यूल के, कैपिटल बजटिंग को और सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। आज आपका जो दिन है ना, क्योंकि आज जिस वजन के कॉन्सेप्ट सीखे अपन ने, जबरदस्त से बेटर होगा। दुनिया की चिंता मत करो आप, होता रहेगा, पॉजिटिव रहो, आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा यार, चिल रहने का, ठीक है ना। अपन अपने घर पे हैं,
पेसिमिस्टिक तरीका है सोचने का, बट इसको इस डायरेक्शन में देखो कि अपने से बुरा बहुत लोगों का हाल है ना। अपन तो बहुत प्रिविलेज में है, एक्चुअली प्रिविलेज में है ना। तो पढ़ पा रहे हैं, घर पे रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, ये बहुत है यार, ये बहुत है, ठीक है ना। कईयों के पास इसके भी आते पते नहीं है, ठीक है। तो बी थैंकफुल फॉर इट, बी पॉजिटिव, क्योंकि आप सबकी, आप माने ना माने, बट हम सबकी जो पॉजिटिव सोच है ना, वो बदलाव लाएगी, बिल्कुल लाएगी, इम्पैक्ट आएगा। हम सब पॉजिटिव सोचेंगे तो काफी अच्छा होगा। और कम टू थिंक ऑफ इट, तो इतना डरावना कुछ है भी नहीं, नेचर है, होता है। भगवान के रोल हैं, भगवान अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, साइकिल है जीवन का, ये दिन है, निकल रहे हैं। डरने जैसा कुछ नहीं है, एक्चुअली फैक्चुअली स्पीकिंग ना, डरने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डर डर हम रहे भी नहीं है, और पॉजिटिव रहना है बस, नेगेटिव नहीं होना, बुरी चीजों को छोड़ दो, और हताश मत हो, ठीक है। लाइफ का साइकिल है, होता रहेगा। हमें अपना कर्म करना है। हम इसको इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, बट ये अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है। कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है, एम्पल टाइम है, डिस्ट्रैक्शंस हट गए हैं जीवन से। और जब सब नॉर्मल होगा, तब हो सकता है कि उस रेस में आप इतने आगे निकल जाओ कि दूसरे जो डिस्करेज हो गए इससे, या खुद को पीछे कर लिया है जिन लोगों ने, उन सब से जीतने का यही मौका है, ठीक है ना। तो कर्म करते रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, और पॉजिटिव सोचो। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आपका आज का दिन जबरदस्त होगा।